बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रात खत्म होने वाली है। सुबह होते ही तुम चली जाओगी। शाम तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। उदास नजरों से मेरी तरफ देखते हुए शम्स ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं घर नहीं जाती, लेकिन चंद दिन के बाद जब तुम सेहतयाब होकर इस अस्पताल से रुखसत हो जाओगे फिर क्या होगा? हम कैसे मिला करेंगे? उस चेहरे की तरफ नजरें जमाए देखते हुए मैंने कहा, मैं नहीं जानता क्या होगा। हम कैसे मुलाकात करेंगे? सारी रात तो तुम अस्पताल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते गुजार देती हो, सुबह होते ही घर चली जाती हो। बूढ़े वालिदैन की देखभाल के साथ साथ तुम्हें आराम भी करना होता है। बेबसी से शम्स ने कहा, तुमसे मिलने के लिए मैं घर से वक्त से पहले ही आ जाया करूंगी। मसले का हल निकालते हुए मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि चंद लम्हे तुम्हें देखने के बाद मुझे सुकून मिल जाया करेगा? मैं तो हर पल तुम्हें अपने साथ बिठा कर रखना चाहता हूं। शम्स ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मैंने शर्म से नजरें झुका ली। तुम्हारी शर्मो हया से सुर्ख होते गाल देखने के बाद मुझे कुछ और देखने की हसरत बाकी नहीं रहती। मुस्कुराते हुए शम्स ने कहा, अब अगर तुम्हारे पास ही बैठी रही तो मेरे कोलीग मेरे बारे में शक में मुब्तला हो जाएंगे, इसलिए मैं अब जा रही हूं। थोड़ी देर बाद फिर आ जाऊंगी। तुम्हें देखे बगैर मुझे भी सुकून नहीं मिलता। मुस्कुराते हुए मैंने उसे मोहब्बत का जवाब दिया, एक तो तुम्हें हर वक्त दूसरों की फिक्र रहती है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। चंद दिन बाद मैं सेहतयाब होकर यहां से अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, फिर न जाने कब तुमसे मुलाकात होगी। इंतहाई बेबसी और लाचारी से शम्स ने कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक सैरा मरीख से है या तुम एलियन हो या तुम्हारी दुनिया हमसे अलग है? कहीं नहीं जाने वाले, तुम इसी दुनिया में हो। सेहतयाब होकर लोग इसी दुनिया में रहते हैं, बीमार लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उसके जज्बाती अंदाज पर मुझे हंसी आ गई थी। अपनी हंसी को रोकते हुए मैंने कहा, अच्छा ठीक है मैडम, जाओ हंस लो जितना हंस सकती हो। इस मासूम शख्स पर हंस लो, तुम्हें इजाजत है, क्योंकि तुम्हारी हंसी इतनी खूबसूरत है कि तुम जितना देर हंसती रहोगी मुझे अपने इर्द गिर्द गुलाब के फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। मेरे हंसने पर मासूमाना शक्ल बनाकर उसने कहा, एक तो तुम ऐसी बातें बनाते हो कि मुझे लगता है कि तुम शायर हो। अगर तुम शायर नहीं हो तो तुम बहुत अच्छे शेर लिख सकते हो। मेरे मशवरे पर अमल करना, बहुत कामयाब रहोगे। उसको मशवरा देते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई। नर्सिंग स्टाफ में से कोई भी सामने नजर न आ रहा था। इसका मतलब था कि सब कमरों में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। मैंने शुक्र अदा किया और अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गई, वरना मेरी कोलीग शक भरी निगाहों से मुझे देखती थी कि मैं बार बार शम्स के कमरे में क्यों जाती हूं। मैंने उनसे झूठ भी बोल दिया था कि शम्स हमारे दूर परे का रिश्तेदार है। अपनी कोलीग्स की शक भरी निगाहों पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि ऐसे वक्त पर शम्स के कमरे में जाऊं या कमरे से बाहर निकलूं जब सामने कोई भी मौजूद ना हो। शम्स की हालत अब बहुत बेहतर थी और मुझे यकीन था कि एक दो दिन में डॉक्टर्स उसे अस्पताल से रुखसत कर देंगे। उसके जाने के बारे में सोचकर मेरा दिल भी बहुत उदास हो जाता था। ऐसा न था कि मैं कोई ऐसी लड़की थी जो लड़कों से दोस्ती करना आम समझती थी। ना जाने शम्स में ऐसी क्या बात थी कि पहली नजर में ही वो मेरे दिल में उतर गया था और अपने लिए एक खास मुकाम पैदा कर लिया था। जिस दिन शम्स अस्पताल में लाया गया था उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी। एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई थी। उसमें बहुत से लोग जलकर जख्मी हो गए थे। उन्हीं जख्मियों में एक शम्स भी था। उसका निचला धड़ 50% तक जल चुका था। अल्लाह का शुक्र था कि चेहरा और हाथ गर्दन बच गए थे। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। ये एक सर्द और खौफनाक रात थी। जब मैं अपने कैबिन में बैठी हुई थी तो उस खौफनाक हादसे की इत्तला मिली। कुछ ही देर में मरीजों का तांता बंध गया था। शम्स भी बेहोश था और शदीद झुलसा हुआ था। उसका खूबसूरत मासूम चेहरे पर शदीद तकलीफ के असरात दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बहादुर नौजवान की तरह वो आंखें बंद किए बिल्कुल खामोश था। हैरत अंगेज तौर पर 2 दिन बाद भी उसके लवाहिकीन का पता न चल सका था। मुझे उस नौजवान पर बहुत तरस आता था कि अभी तक उसकी फैमिली से कोई शख्स भी उससे मिलने के लिए या उसकी अयादत करने के लिए ना आया था। यह नौजवान न जाने कहां से आया है, इसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। मेरी एक साथी नर्स ने दुखी लहजे से शम्स की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है कि यह नौजवान इस दुनिया में अकेला हो। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया, तुम सही कह रही हो। हम किसी के चेहरे को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन है और कैसा है।
بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر شخص کے لیے آسانی کرے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر مریضوں کے ساتھ ان کے لواحقین کا ہر وقت رش لگا رہتا ہے، لیکن یہ تو ہر وقت خاموشی سے لیٹا رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی بہت کم ہے۔ کیا تم نے غور کیا کہ یہ باتیں بھی بہت کم کرتا ہے؟ ساتھ ہی نرس فرحت نے شمس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تو ابھی تک اس کو سوائے مسکرانے کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے کہا، شمس کی شخصیت مجھے بہت پراسرار سی لگ رہی تھی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتا رہتا، اپنے ارد گرد کے مریضوں سے بھی اسے کوئی سروکار تھا۔ اس کی ایک ٹانگ بہت زیادہ جل گئی تھی جس کا زخم ٹھیک نہ ہو رہا تھا۔ چند دن بعد اسے ایک پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی سفارش شمس نے خود ڈاکٹر صاحب سے کی تھی۔ وہ اکیلے رہنے کا عادی تھا۔ وارڈ میں اور بھی بہت سے مریض تھے جن کے ساتھ وہ خود کو کمفرٹیبل محسوس نہ کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پرائیویٹ کمرے میں شفٹ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ جب سے وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہوا تھا، رات کے وقت اس کی دیکھ بھال کرنے کی ڈیوٹی میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا، لیکن میں نے اپنی کت کا اظہار اس کے سامنے نہ کیا تھا۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ شمس کو اللہ حافظ کہہ کر میں ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر میں نے امی اور ابا کو ناشتہ بنا کر دیا اور خود آرام کرنے لگی۔ ابھی لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بڑی آپا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آ گئی۔ سونا چاہتی تھی لیکن آپا کو دیکھ کر میں نے سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ارے تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ کچھ دیر آرام کر لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم پوری رات ڈیوٹی پر رہی ہو، تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ آپا نے مجھے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سو جاؤں؟ میری بھانجی اور بھانجا میرے گھر آئے ہوئے ہیں، میں ہو ہی نہیں سکتا کہ سو جاؤں۔ گڑیا اور حمزہ کو پیار کرتے ہوئے میں نے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اس ہسپتال سے جاب چھوڑ دو گی، تو پھر ابھی تک کیوں نہیں چھوڑی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ اچھی جاب ہے، نہ جانے دوبارہ کب ملے گی، کتنا لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے۔ آپا نے مجھ سے پوچھا۔ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی تھی لیکن اب شاید نہ چھوڑوں کیونکہ ڈاکٹر عرفان شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ میں انہی کی وجہ سے یہ جاب چھوڑنا چاہتی تھی۔ میل ڈاکٹرز میں سے صرف وہی ایک ایسا شخص تھا جو مجھے ہراسا کرتا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس ہسپتال کو چھوڑ دوں اور کسی دوسرے ہسپتال میں نوکری تلاش کروں۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا جو ڈاکٹر عرفان کو اچانک ہی ملک سے باہر جانا پڑا۔ میری دعا ہے کہ اب وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہ آئے، وہاں پر ہی رہیں، کم از کم مجھے تو جاب نہ چھوڑنی پڑے۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے آپا سے کہا، اللہ تعالیٰ نہ جانے ایسے لوگوں کی رسی کیوں دراز کرتا ہے جو دوسروں کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ ابا کی اب ایسی عمر نہیں ہے کہ وہ نوکری کر سکے، تمہارے سہارے پر ہی تو سارا گھر چلتا ہے، اگر تم ہی گھر میں بیٹھ جاؤ گی تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن لوگوں کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کسی کا کوئی احساس ہی باقی نہیں رہا۔ انتہائی دکھی اور افسوس بھرے لہجے سے آپا نے کہا، یہ دنیا ایسی ہی ہے، ہر شخص مطلبی اور خود غرض ہو چکا ہے۔ اب بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، اگر ڈاکٹر عرفان واپس آ گئے تو میں جاب چھوڑ دوں گی، چاہے اس کے بعد ہمیں بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ دو ٹوک لہجے سے میں نے کہا، میں تمہارے فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، بھوکا رہنا قبول کر لینا چاہیے لیکن اپنے کردار پر اور عزت پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اب تم سو جاؤ، تمہیں نیند پوری کرنی چاہیے، تمہاری نیند بہت ضروری ہے۔ میں ان بچوں کو خود دیکھتی ہوں۔ آج میں ابراہیم سے اجازت دے کر آئی تھی، رات کو یہاں پر ہی رکوں گی۔ میں سارے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کروں گی اور کپڑے بھی دھوؤں گی۔ میں تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن میں جو کچھ کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں گی۔ آپا نے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر کام وقت پر ہی کروں، لیکن بہت تھک جاتی ہوں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ اپنے گھر میں کام کرنے کے بعد ادھر کے کام بھی کریں، آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کو بھی تو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی احساس تھا کہ دو بچوں کی اور پوری سسرال کی ذمہ داری آپا کے سر پر ہے، ایسے میں وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتے اور دل جمی سے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی۔ مجھے تو ہفتے میں صرف ایک چھٹی ملتی تھی، کبھی کبھی وہ بھی کینسل ہو جاتی تھی۔ ایسے میں گھر کے سب کام کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اگر آپا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ معمولی سی تنخواہ میں ہیلپر رکھنا بھی آسان نہ تھا۔ آپا میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی،
लेकिन आज तो मुझे नींद ही ना आ रही थी। जैसे ही आंखें बंद करती, शम्स का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाता। अल्लाह ही जानता था कि उसके चेहरे में ऐसी क्या कशिश थी कि मेरी निगाहों के सामने से हटता ही नहीं था। मैंने को एजुकेशन में पढ़ा था, लेकिन आज से पहले कभी भी किसी शख्स से इतनी मुतासिर ना हुई थी। शम्स से मुतासिर होने की एक वजह शायद उसका किरदार भी था। मैं उसके कमरे में अक्सर जाती थी, लेकिन उसने कभी मेरे साथ कोई गलत बात या कोई गलत हरकत ना की थी। इस बात की दलील थी कि वो एक बुलंद किरदार इंसान है, जबकि डॉक्टर इरफान साहब, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड शख्स थे, उनकी जुबानी बातें बदन को चीर कर पार होती हुई नजरें देखकर जी चाहता था कि यहां से भाग जाऊं। शम्स के करीब होने की एक वजह यह भी थी। इसी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मैं नींद में खो गई। ख्वाब में भी मैं उसके साथ हाथ थामे खूबसूरत पहाड़ों पर पैदल चल रही थी। मैंने अपने लिए जैसे हमसफर का एक खाका तराशा था। शम्स बिल्कुल उस पर पूरा उतरता था। मैं खुद पर नाज़ा थी कि मैं जैसा शख्स चाहती थी अल्लाह ताला ने मुझे वैसे शख्स से ही मिलवा दिया, लेकिन मैं न जानती थी कि वो शख्स तो इस दुनिया का बासी ही नहीं है। मुझे ऐसा गहरा जख्म देगा जो कभी भर न सकेगा। मेरी आंख शोर की आवाज से खुली। आपा के दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मारना और फिर मिलकर रोना दोनों का पसंदीदा मशगला था। अभी एक छोटी सी बात पर दोनों गुत्थम गुत्था होने के बाद अब मिलकर रो रहे थे और सारा घर सर पर उठाया हुआ था। अरे तुम दोनों को इसके अलावा भी कोई काम है या नहीं? अगर लड़ने पर कोई अवार्ड मिलता होता तो मुझे यकीन है कि मेरी बहन के बच्चों को जरूर मिलेगा। कमरे से बाहर आते हुए मैंने हंसते हुए कहा, हम दोनों भी तो छोटी थीं, कभी आपस में ना लड़ती थी, लेकिन आजकल के बच्चे तो और ना जाने किस मट्टी के बने हुए हैं। ना तो किसी की बात को असर होता है और ना किसी की बात मानते हैं। आपा ने किचन में से ही जवाब दिया। मैं दोनों बच्चों को बहलाने की कोशिश करने लगी। अम्मा नमाज पढ़ रही थी, जिसका मतलब था कि अब्बा भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में गए होंगे। मैं उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को इतनी सेहत अता की थी कि वो किसी के मोहताज नहीं थे। तुम्हें इन दोनों ने डिस्टर्ब कर दिया है, कुछ देर और आराम कर लेती तो अच्छा होता। आपा ने अफसोस भरे लहजे से कहा, कोई बात नहीं, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली है। सुबह जब मैं अस्पताल से वापस आऊंगी आप कामों में उलझी हुई होंगी। जब मैं सोकर उठूंगी तो आप अपने घर वापस जा चुकी होंगी। इन दोनों ने मुझे जगा ही दिया है तो क्यों ना कुछ देर अपनी बहन के साथ ही वक्त गुजार लूं। किचन में कुर्सी पर बैठते हुए मैंने आपा से कहा, अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है। आपा ने खुश होते हुए कहा, आपके साथ बातें नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? इस दुनिया में एक आप ही तो हैं जो मेरी अपनी है। मुझे आपका इंतजार रहता है, इसलिए नहीं कि आप आकर घर के काम करेंगी, इसलिए कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। आपा के गले में बाहें डालते हुए मैंने प्यार भरे लहजे से कहा, अल्लाह ताला हमारे प्यार को नजर बद से बचाए और किसी हासिद की नजर से भी। आपा ने दुआ देते हुए कहा। बहुत देर तक आपा के साथ किचन में काम करवाने के साथ साथ बातें भी करती रही। बच्चे कभी रोते, कभी हंसते और कभी खेलने लग जाते हैं। आपा ने बहुत मजे का खाना तैयार किया था। आज बहुत दिनों के बाद इतना मजे का खाना खाया, जी नहीं चाह रहा कि अब बस कर दूं। खाना खाते हुए मैंने कहा, ऐसा ना हो कि ज्यादा खाने से तुम बीमार हो जाओ। मैं खाना अपने घर नहीं लेकर जाऊंगी, वापस आकर भी खा लेना। आपा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी बात सुनकर अम्मा और अब्बा भी हंसने लगे। अपने मुकर्ररा वक्त पर मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। एक तो तुम बहुत देर लगा देती हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। शम्स ने मुझे देखा तो बेसब्री से कहा, अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूं जो अस्पताल का रास्ता भूल जाऊंगी। मैं तो हर रोज इसी वक्त पर आती हूं। उसकी बेसब्री पर हैरत का इजहार करते हुए मैंने कहा, तुम्हें अगर इस बात का अंदाजा हो जाए ना कि मैं कैसे एक एक लम्हा गिनकर गुजारता हूं तो फिर तुम ऐसी बात कभी ना करो। मैं बहुत बेचैन हो रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब तक तुम्हें देखूं ना मुझे चैन ही नहीं आता। मेरे हैरान होने पर इंतहाई दुखी लहजे से शम्स ने कहा, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हो। अगर चंद मिनट लेट हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस वक्त का सारा चार्ज संभालना होता है। मेरी ड्यूटी इस पूरे अस्पताल में है, सिर्फ तुम्हारे कमरे में नहीं, इसलिए परेशान मत हुआ करो। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम पूरे अस्पताल में क्यों ड्यूटी देती हो? सिर्फ मेरी ड्यूटी दिया करो। अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। शम्स ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना,
वरना सब न जाने क्या समझेंगे। और वैसे भी तुम अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हो, तुम्हारी टांग का जख्म भी अब बिल्कुल ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि आज जब मैं आऊं तो शायद तुम कमरा खाली करके जा चुके हो, डॉक्टर साहब ने तुम्हें अस्पताल से रुखसत कर दिया हो। तुम्हें देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई है। ये मुझे डॉक्टर साहब ने चेक करने के बाद कहा था कि अभी जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसको एहतियात की ज़रूरत है और बर वक्त मेडिसिन की भी ज़रूरत है, जिस पर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अभी अस्पताल से डिस्चार्ज ना करें क्योंकि घर में मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है। शम्स ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कोई मसला नहीं है, खुश हो जाओ कि तुम्हें और 2 दिन तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरे मुस्कुराने को नज़रअंदाज करते हुए शम्स ने इंतहाई संजीदगी से कहा, खैरियत तो है ना? तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो। इसकी संजीदगी पर हैरान होते हुए मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि जब तक तुम्हें देख न लूँ मुझे बेचैनी रहती है। इंतहाई बेबसी और आजिज़ से उसने कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हें हॉस्पिटल से रुखसत होना है, इस दुनिया से तो नहीं। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे यहाँ से जाने के बाद तुम पर पाबंदी लग जाएगी और फिर तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकोगे। उसके संजीदा और परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने हैरत भरे लहजे से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता, शायद तुम्हें मेरी कोई बात समझ ना आए। अपना सर दोनों हाथों में थाम कर उसने बेबसी से कहा, अगर तुम समझाओगे तो मुझे तुम्हारी बात समझ आ जाएगी, लेकिन शायद तुम मुझे समझाना नहीं चाहते। कंधे उचकाते हुए मैंने लापरवाही से कहा। अचानक ही कमरे का दरवाजा खोलकर एक नर्स और उसके साथ साथ एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई थी। डॉक्टर इरफान को अपने सामने देखकर मुझे शदीद हैरत हुई थी। ये मरीज माशाल्लाह से बहुत जल्दी सेहतयाब हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें अस्पताल से रुखसत मिल जाएगी। नर्स ने शम्स की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर इरफान से कहा। डॉक्टर इरफान नर्स की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जे न था। वो एक मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देखने में मसरूफ था। कैसी हो मरियम? तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नरम लहजे से डॉक्टर इरफान ने कहा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, मुझे खौफ महसूस होने लगा था। डॉक्टर इरफान की आंखों में ना जाने ऐसा क्या होता था कि वो जब भी मुझे देखते थे मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। उनकी निगाहों की तपिश से मुझे उलझन होती थी। ये डॉक्टर इरफान इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए हैं? अपनी सीट पर बैठकर मैंने साथी कुलीग से पूछा, मैं क्या कह सकती हूँ कि वो क्यों वापस आए हैं? उनका शुमार अस्पताल के सीनियर्स डॉक्टर्स में होता है। जब जी चाहे उनका वो जा सकते हैं और जब जी चाहे वापस आ सकते हैं। हमारी तरह उन्हें मुआशी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। फोन पर मसरूफ नर्स ने मसरूफियत भरे अंदाज से जवाब दिया, तुम भी ठीक कह रही हो, इनका जब जी चाहे और जहां जी चाहे जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। भला हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? एक सांस लेकर बेबसी से मैंने कहा, तुम्हें इनके आने पर कोई एतराज है? साथी नर्स ने पूछा। नहीं, मुझे भला इनके आने पर क्यों कोई एतराज होगा? जल्दी से मैंने इनकार कर दिया। ये तो मेरा दिल ही जानता था कि मुझे इस शख्स से कितनी नफरत थी और इसके बाहर जाने पर मैं कितनी खुश थी। अब मैं बहुत मुतमईन अंदाज से हर रोज अस्पताल आती थी। मैं बहुत खुश थी कि डॉक्टर इरफान के चले जाने के बाद मुझे इस अस्पताल से जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी क्योंकि डॉक्टर इरफान वापस आ चुके थे और उन जैसे बदकिरदार शख्स के होते हुए इस अस्पताल में जॉब को जारी रखना मेरे लिए मुमकिन ना था। इसलिए मैं सर थाम कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं शम्स के कमरे में गई तो वो गुस्से में दिखाई दे रहा था। मुझे देखकर रुख मोड़ लिया। क्या हुआ है? मुझे देखते ही तुमने मुंह क्यों दूसरी तरफ मोड़ लिया? हैरान होते हुए मैंने पूछा। उसकी हर हरकत से मुझे महसूस हो रहा था कि वो ना सिर्फ शदीद गुस्से में है बल्कि मुझसे नाराज भी है। ये डॉक्टर इरफान कौन है और तुम्हारी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रहा था? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शम्स ने इंतहाई सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें शदीद गुस्से से सुर्ख होकर बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर मैं घबरा गई थी। तुम्हें क्या हुआ है? इसमें इस कदर गुस्सा करने की क्या बात है? डॉक्टर इरफान इस हॉस्पिटल में काम करते हैं और मैं भी इसी अस्पताल में काम करती हूँ। हम दोनों कोलीग्स हैं। अगर उन्होंने मुझसे कोई बात की भी है तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है?
اس کی بے انتہا سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات پر غصہ نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں مخاطب کیوں کیا، بلکہ مجھے اس کے دیکھنے کے انداز پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ تمہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے تم بازار میں بکنے والی کوئی چیز ہو۔ انتہائی غصے سے شمس نے کہا، ارے بابا، وہ جس طرح بھی دیکھ رہے تھے تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تم تو ایسے غصہ کر رہے ہو جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہو۔ مجھے تو تم سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ تمہاری آنکھیں تو ایسے سرخ ہو چکی ہیں جیسے ان میں کسی نے سرخ رنگ بھر دیا ہے یا کوئی سرخ دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اس کی عجیب و غریب خوفناک قسم کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس نے سر نیچے جھکا لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اس کی طرف سے بات کرنے کا انتظار تھا، لیکن وہ سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ بالآخر خاموشی کو توڑتے ہوئے میں نے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور میں تم سے ناراض ہو بھی نہیں سکتا۔ گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ پہلے کی نسبت اب اس کا چہرہ بہت بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اب آنکھوں کی سرخی بھی ختم ہو چکی تھی۔ تم نے سر نیچے جھکا لیا تھا اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں نے سمجھا کہ شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھول کر ایک سٹاف نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ مس مریم، آپ اس کمرے میں بار بار آتی ہیں اور یہاں پر بہت دیر تک رہتی ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم تو ہے نا کہ آپ کی ڈیوٹی صرف اس کمرے میں نہیں بلکہ اور بھی بہت مریض ہیں ایسے جنہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن آپ سب کچھ بھول کر ایک ایسے مریض کی تیمارداری میں مصروف ہیں جو کہ اب بہت حد تک صحت یاب ہو چکا ہے۔ سٹاف نرس نے انتہائی تلخ لہجے سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے سر انجام دے رہی ہوں۔ میں ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتی ہوں، آرام پر بھی توجہ نہیں دیتی اور نہ ہی کسی مریض کو اسپیشل وقت دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ سٹاف نرس کے تلخ رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، مجھے بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ آپ ڈیوٹی کیسے سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی رشتہ دار مریض کو دیکھ کر باقی مریضوں کو بھول جانا ناانصافی ہے اور اپنے پیشے کے ساتھ ظلم بھی ہے، لہٰذا آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ سٹاف نرس نے تیزی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظر شمس کی طرف گئی تو حیرت اور خوف سے میں بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ جس جگہ پر شمس بیٹھا ہوا تھا اب اس جگہ پر شمس نہیں کوئی اور ہیبت ناک اور خوفناک شکل کا آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت اور خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن ایک لمحے میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ میرے سامنے شمس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ حیرت اور خوف سے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے شمس نے بھی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پاکٹ سے ٹیشو نکال کر میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے صاف کیا اور پھر شمس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے آج پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ شمس ابھی تک حیران تھا اور میری حیرت زدہ نگاہوں کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے ایسا دکھائی دیا کہ اس بیڈ پر تمہاری جگہ تم نہیں بلکہ کوئی انتہائی ڈراؤنی شکل والا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں خود پر قابو نہ رکھتی تو ایسی ڈراؤنی شکل دیکھ کر میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتی۔ شمس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تم خواہ ہی ڈر رہی ہو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تم کو، اس قدر خوفزدہ دکھائی دے رہی ہو۔ تمہاری نظر کا دھوکہ تھا شاید۔ ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں، شمس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب کچھ بھول کر میں اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسی لیے وہ ہر وقت اداس دکھائی دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے بہت حسین لگتا ہے، اس لیے اپنی ہنسی کو دوسروں سے چھپانے کے لیے وہ خود پر سنجیدگی طاری کر لیتا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں سوچا، اب میں جا رہی ہوں اور کوشش کروں گی کہ تمہارے کمرے میں کم سے کم آیا کروں، کیونکہ میں سب کی نظروں میں آ چکی ہوں۔ پریشان لہجے سے میں نے کہا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک مریض کو میڈیسن دے رہی تھی جب ایک نرس نے مجھے ڈاکٹر عرفان کا پیغام دیا۔ وہ مجھے آفس میں بلا رہے تھے۔ ڈاکٹر عرفان کا پیغام سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس وقت ان کے آفس میں جانا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر عرفان اس وقت اپنے آفس میں اکیلا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے بلایا؟ کمرے میں داخل ہو کر میں نے پورے اعتماد لہجے سے پوچھا۔ تشریف رکھیے، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے بلایا ہے، انتہائی مہذبانہ انداز سے ڈاکٹر عرفان نے کہا۔
ना चाहते हुए भी मुझे उनके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठना पड़ा। मैं ये पूछना चाहता था कि अब आप कैसी हैं, आपकी सेहत कैसी है और आपके सब घर वाले कैसे हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे घर वालों के और मेरे बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, हम सब ठीक हैं, मैंने इंतहाई मुख्तसर और अजनबी लहजे में जवाब दिया। मैं उनकी तरफ देखने से भी गुरेज कर रही थी क्योंकि इनके चेहरे पर फैली हुई फातिहाना मुस्कुराहट मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी यह हरकत बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। अपनी बात मुकम्मल करके डॉक्टर साहब ने इंतहाई घटियापन से कहकर लगाते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यह अस्पताल है, यहाँ पर ऐसी बेहूदगी करना मना है। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता हूँ। वालेहाना निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आपने ऐसी ही फजूल बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्विस करने के लिए तनख्वाह लेती हूँ, बातें करने की नहीं। मैंने इंतहाई तल्ख लहजे से कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम आजकल क्या करती फिर रही हो। डॉक्टर साहब ने इंतहाई संजीदा लहजे से कहा, क्या आप मुझे भी बताना पसंद करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा। इससे पहले कि डॉक्टर साहब मुझे कोई जवाब देते, डॉक्टर साहब के सामने पड़ा हुआ टेबल अचानक ही एक जोरदार आवाज से जमीन बोस हो गया। कांच के टुकड़े चारों अतराफ में बिखर गए थे। इस अचानक अफ्ताब पर डॉक्टर इरफान भी उठकर खड़े हो गए थे और हैरान नजरों से टूटे हुए टेबल को देखने लगे। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। शोर की आवाज सुनकर अस्पताल के अमले के कुछ लोग भी कमरे में दरवाजे तक आ गए थे। मैंने मौका गनीमत समझा और वहां से चली आई। डॉक्टर इरफान की मौजूदगी इस अस्पताल में मेरे लिए किसी मुसीबत से कम न थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मुझे किसी और अस्पताल में नौकरी तलाश करनी चाहिए ताकि मैं इस अस्पताल की नौकरी छोड़ दूं। डॉक्टर इरफान की मौजूदगी में मेरे लिए यहाँ नौकरी बरकरार रखना मुश्किल था। नर्सिंग स्टाफ रूम में एक कुर्सी पर बैठकर मैं लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो जिनकी ना कोई अपनी इज्जत होती है और ना उन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह होती है। मेरी साथी नर्स शबाना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। हैरान होते हुए मैंने पूछा, तुम्हें डॉक्टर इरफान के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। अस्पताल में मौजूद सारा अमला तुम दोनों के बारे में चहमगोइयां कर रहा है। शबाना ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि सब मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर इरफान के कमरे में उनके बुलाने पर गई थी। लापरवाह अंदाज से मैंने जवाब दिया, डॉक्टर इरफान साहब के अलावा भी इस बारे में बातें की जा रही हैं कि तुम अपने रिश्तेदार के कमरे में बार बार जाती हो। मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ, हम एक ही मोहल्ले में रहती हैं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि सब स्टाफ तुम्हें अच्छी नजरों से नहीं देख रहा। तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, शबाना ने इंतहाई दुखी लहजे से कहा और कमरे से बाहर चली गई। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं। जी चाह रहा था कि जल्द से जल्द इस अस्पताल की जॉब को छोड़ दूं ताकि ना सिर्फ डॉक्टर इरफान बल्कि यहाँ के बाकी स्टाफ से भी जान छूट जाए। बेबसी से मैंने सोचा, लेकिन मैं उस पर अमल ना कर सकती थी क्योंकि मेरे बूढ़े वालिदैन इस उम्र में भूख बर्दाश्त ना कर सकते थे। घर का निज़ाम चलाने के लिए मुझे हर सूरत में नौकरी तो करनी थी। रात को मैं शम्स के कमरे में भी ना गई। अच्छी तरह से जानती थी कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का इल्म भी था कि मैं अपने साथ काम करने वालों की नज़रों में आ चुकी हूँ और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। सुबह ड्यूटी का वक्त ख़त्म हुआ तो मैं शम्स के कमरे में गई। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। मैं जानती हूँ कि मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम्हें मेरी मजबूरी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो या मेरी इज्जत पर हर्फ आए। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगे। शम्स के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई बेबसी से कहा, तुम्हें कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं हरगिज़ मजबूर नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूं, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इंतहाई गुस्से से शम्स ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना, मैं कोई तल्ख कलामी या झगड़ा नहीं चाहती। शम्स को समझाते हुए मैंने कहा, अगर कोई शख्स तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेगा या कुछ गलत सोचेगा तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे रोकना भी नहीं चाहिए? गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए शम्स ने सवाली अंदाज से पूछा, तुम्हें परेशान होने या कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज डॉक्टर साहब तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे।
फिर तुम्हारा इस अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैंने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की ताकि वो कोई शोर हंगामा ना करे। सबसे पहले तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसी कमरे में रहूंगा। अभी मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ। अगर डॉक्टर ने जबरदस्ती कमरा छुड़वाने की कोशिश की तो मैं पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। इंतहाई गुस्से से शम्स ने कहा, एक तो तुम हर वक्त लड़ने झगड़ने और मारने के लिए तैयार रहते हो। मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। गुस्से से कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन मैं ये जानती थी कि मेरे घर में एक अहम और हैरत अंगेज खबर मेरे इंतजार कर रही है। जब मैं घर पहुंची तो अब्बा घर पर ना थे। अम्मा और आपा दोनों बहुत खामोश और उदास दिखाई दे रही थी। तुम यूनिफॉर्म बदल कर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ, आपा ने संजीदा अंदाज से कहा और किचन में चली गई। उनकी संजीदगी पर मुझे हैरत हो रही थी। फिर काम करने की थकावट समझकर मैंने नजरअंदाज कर दिया। यूनिफॉर्म बदलकर मैं बरामदे में अम्मा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। आपकी सेहत तो ठीक है ना? आप मुझे परेशान दिखाई दे रही हैं। अम्मा के खामोश और परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, अम्मा ने संजीदगी से जवाब दिया। मेरे सामने नाश्ता रखने के बाद आपा भी अम्मा के साथ ही बैठ गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अम्मा मुझसे कोई बात करना चाहती हैं। क्या हुआ है? आप दोनों बहुत परेशान और उदास हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। कहीं इब्राहिम भाई ने तो आपसे कुछ कहा है जिसकी वजह से आप दोनों परेशान लग रही हैं? आपा की तरफ देखते हुए मैंने फिक्रमंदी से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि इब्राहिम साहब ने मुझे कभी अपने मैके में आने से मना नहीं किया। मैं तो किसी और वजह से परेशान हूँ, आपा ने जल्दी से कहा। आपा वो वजह भी बता दें। नाश्ता शुरू करते हुए मैंने कहा, तुम्हें भी सुनकर हैरत होगी कि रात को जब तुम हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर थी, डॉक्टर इरफान साहब हमारे घर आए थे। नाश्ते की तरफ बढ़ा हुआ हाथ मेरा रुक गया था और मैं हैरान नजरों से अम्मा और कभी आपा की तरफ देखने लगी। जब उन्होंने मुझे अपना तारुफ करवाया तो मेरी भी हालत ऐसी हो गई जैसी अब तुम्हारी है। अम्मा ने मेरे हैरान और परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर इरफान हमारे घर आए थे, लेकिन क्यों आए थे मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं। वो बहुत सारा फ्रूट और मिठाई भी लेकर आए थे। उन्होंने तुम्हारे साथ शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और वो इंतहाई मोहब्बत और एहतराम से तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, आपा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बेबसी और गुस्से से मैंने आंखें बंद कर ली। नाश्ता करने की भी याद न रही। आपने उन्हें क्या जवाब दिया है? क्या ये नहीं कहा कि वो पहले से शादीशुदा हैं? तो फिर उन्हें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है जब उनके बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे भी हैं? मेरी और उनकी उम्र में बहुत फर्क है। ये सब बातें आपने उनके सामने रखनी थी ना। आपा की तरफ देखते हुए मैंने कहा, उन्होंने हमें कोई बात करने का मौका ही नहीं दिया था। अपनी बात करने के बाद वो ज्यादा देर रुके भी नहीं। अम्मा और अब्बा से कहा कि वो उनके जवाब के मुंतजर रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी मुझे कोई खुशखबरी मिल जाए। मैं बहुत उम्मीद लेकर हाजिर हुआ हूँ। और उसके बाद चंद लम्हे भी न रुके और वापस चले गए। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं उनसे क्या बात करती। मैं तो उनकी आमद पर इतनी शौक में थी और फिर उनका मुद्दा सुनकर तो मुझे कुछ याद ही न रहा था। आपा ने बेचारगी से कहा, कम से कम आप मुझे फ़ोन करके बता ही देती कि वो शख्स हमारे घर आया हुआ है और मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है, तो मैं सुबह उसका दिमाग ठिकाने लगा कर आती। अपनी उम्र देखे, मेरे से उम्र में 3 गुना बड़ा है और ऐसी छिछोरी हरकतें करता है जैसे अभी टीनेजर्स बॉय है। इंतहाई नफरत और गुस्से से मैंने उसकी बुराइयां करना शुरू कर दी। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, नाश्ता ठंडा हो चुका है। नाश्ता ख़त्म करने की कोशिश करो और परेशान मत हो। हम अच्छी तरह से उस बंदे को जानते हैं, इसलिए इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दें। आपा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन मेरी तो भूख ही उड़ चुकी थी। डॉक्टर इरफान की इस दलेरी पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि मैं उनके काबू से बाहर हूँ तो मेरे वालिदैन के पास आ गए, लेकिन मैं उन्हें इस साजिश में कभी कामयाब ना होने दूंगी। मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया था, अब तुम खुद को परेशान मत करो। वो शख्स हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तुम आराम करो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब्बा से मैंने कह दिया है कि उसे फ़ोन करके बता देंगे कि हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते। अब आपा ने मुझे एक बार फिर तसल्ली देने की कोशिश की। आपा आज रात को भी इधर ही रुक जाएं, कल मुझे अस्पताल से छुट्टी है, हम दोनों बाजार शॉपिंग के लिए जाएंगी। अपने जहन से तमाम ख्यालात को झटकते हुए मैंने आपा से कहा, अगर तुम कहती हो तो रुक जाती हूँ, इब्राहिम को फ़ोन पर बता दूंगी। आपा ने मुस्कुराते हुए कहा,
इस बार जब तुम बाजार जाओगे तो दोनों बच्चे भी साथ लेकर जाना, क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करते हैं। हस्बे मामूल अम्मी ने जब ये सुना कि हम बाजार शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो वो गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें बेजा शॉपिंग और फजूल खर्ची से सख्त नफरत थी। अम्मा, बाजार में बच्चों का भला क्या काम, दोनों बच्चे घर में खेलते रहेंगे, आपको तो कुछ भी नहीं कहते, मैंने जल्दी से कहा। एक गुस्सीली निगाह मुझ पर डालकर अम्मा ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनके हर अंदाज से मुझे पता चल रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। एक दिन की छुट्टी के बाद जब मैं शाम के वक्त अपनी ड्यूटी पर पहुंची तो हैरत अंगेज वाकयात मेरे मुंतजिर थे। शम्स को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। शम्स के जाने के बाद उस रूम में एक मरीज को शिफ्ट किया गया था, तो चंद घंटों बाद ही वो शख्स और उसके लवाहिकीन कमरे से निकल आए और दूसरे कमरे की डिमांड करने लगे। उनके कहने के मुताबिक उस कमरे में कोई आसेब है जो उन्हें ना सिर्फ तंग करता है बल्कि डराता भी है। सुबह के वक्त एक और मरीज खातून को उस कमरे में शिफ्ट किया गया तो उसके साथ भी कुछ अजीबुल फितरत वाकयात रूनुमा हुए, तो वो भी उस कमरे को खैराबाद कह गई। इन वाकयात की वजह से अस्पताल का सारा अमला बहुत परेशान था। मुझे शम्स का बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा, और वो मेरे घर का एड्रेस नहीं जानता था कुछ भी, इसलिए वो मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ सकता था और मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा। मैं शम्स से मिलना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि डॉक्टर इरफान तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और वो जल्द से जल्द अपने वालिदैन को लेकर मेरे घर आए। आधी रात हो चुकी थी लेकिन वो अभी तक ना आया था। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, किसी पल चैन न मिल रहा था। न जाने मुझे इस बात का यकीन क्यों था कि वो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। मैं ये सोच भी ना सकती थी कि वो मुझसे बेवफाई कर सकता है। मुझे उसका इंतज़ार था। अस्पताल में होने वाली सरगर्मियाँ उस वक्त थम चुकी थी। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। जब मैं शम्स के कमरे के बाहर से गुजरी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है और बातें भी कर रहा है। बातों की आवाज़ सुनकर मैं मुतजस्सिस हो गई। मैं दरवाज़ा खोलकर देखना चाहती थी लेकिन मुझे खौफ महसूस होने लगा था। जब से मैं आई थी उस कमरे के बारे में बहुत सी अजीब व गरीब बातें सुन चुकी थी। हिम्मत जमा करते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि शम्स तो उसी बेड पर बैठा हुआ था जिस पर मैं उसे छोड़ कर गई थी। तुम्हें यहाँ देखकर ना सिर्फ मैं हैरान हो रही हूँ बल्कि परेशान भी हो रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें 2 दिन पहले सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया था, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? हैरान होते हुए मैंने पूछा तो वो और सिर्फ मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इंतहाई खुश दिली से उसने जवाब दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा। बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी, दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने जवाब दिया। क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हूँ और कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी? मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि डॉक्टर इरफान मेरे घर तक पहुंच गए थे और वो मेरे वालिदैन के सामने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार करके आए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने वालिदैन को लेकर मेरे घर जल्द से जल्द आओ ताकि मेरी जान डॉक्टर इरफान से हमेशा के लिए छूट जाए। बेसब्री का मुजाहरा करते हुए मैंने तेजी से कहा, तुम ये समझो कि तुम्हारी जान डॉक्टर इरफान से छूट चुकी है, क्योंकि एक एक्सीडेंट में डॉक्टर इरफान जख्मी होकर बिस्तर पर गिर चुका है। बहुत जल्द तुम्हें यह खबर भी मिल जाएगी। इंतहाई संजीदगी से शम्स ने जवाब दिया। डॉक्टर इरफान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जहां भी रहें खुश रहें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब तुम अपने वालिदैन को हमारे बारे में बता दो। मैंने जल्दी से कहा, क्या तुम हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगी? जहां पर मैं रहना चाहूँगा तुम भी मेरे साथ रह लोगी? उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार करूंगी? लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे बूढ़े वालिदैन भी मेरी जिम्मेदारी हैं। उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जैसे तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत अहम है। वालिदैन के सामने हम दोनों मजबूर हो सकते हैं। शम्स ने इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। मैंने संजीदगी से कहा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता अचानक से कमरे में धुआं दिखाई देने लगा और फिर देखते ही देखते एक बुजुर्ग औरत और मर्द कमरे में नमूदार हुए। उन्हें देखकर मैं डर गई। डरो मत, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं कि तुमने हमारे बेटे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। ये तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ कि ये इतनी जल्दी सेहतयाब हो गया है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं अभी तक खौफजदा थी। ये जानकर कि ये शम्स के वालिदैन हैं, मेरी आंखें हैरत से फैल गई। शम्स मुस्कुरा रहा था। हैरान होने या डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का अंदाज़ा तो तुम्हें हो चुका होगा कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। हमारा बेटा शम्स इमारत में आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसे बर वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया। यहाँ पर बहुत से आदमजात मरीजों की तरह उसका इलाज किया गया। हम इस हादसे से बिल्कुल लाइल्म थे, क्योंकि जब ये हादसा रूनुमा हुआ हम इस शहर से बाहर गए हुए थे। जब हम वापस आए तो इमारत का वो हिस्सा जहाँ पर हम आबाद थे जलकर खाक हो चुका था। उस दिन घर पर सिर्फ शम्स ही मौजूद था और हमें कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ चला गया है। मेरा शुक्र अदा करते हुए उस औरत ने मुझे पूरे वाक़े से आगाह किया। अगर ये जिनजात था तो इससे मुझे पहले बता देना चाहिए था। हम दोनों अलग अलग मखलूक हैं, कभी एक नहीं हो सकते। उस औरत की पूरी बात सुनने के बाद शम्स की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, मैं तुम्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता था, मुझे खुद पर कोई इख्तियार न था। शम्स ने एक लंबा सांस लेकर कहा, बेटी ये वक्त नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहो, हम तुम्हारी खिदमत का सिला देना चाहते हैं। औरत ने मुझसे कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। आंसू भरे लहजे से मैंने जवाब दिया। एक सुर्ख रंग का बैग औरत ने मेरी तरफ बढ़ाया, उसमें बहुत से हीरे और सोने चांदी के जेवरात हैं। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे खुद पर यकीन है। मैं ऐसे सहारे नहीं लेती। मैंने जो कुछ किया है वो मेरा फ़र्ज था। ये सब कुछ मैंने किसी लालच के तहत नहीं किया। इंतहाई रूखे और अजनबी लहजे से मैंने जवाब दिया और एक अफसोस भरी निगाह से शम्स की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल आई। मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि एक शख्स मेरे जज्बात से वाकिफ था, लेकिन वो मुझसे मुखलिस नहीं था। मैं उसे भूलना चाहती थी, इसलिए अब उसके बारे में ज़्यादा ना सोचती थी। एक दिन अचानक ही मुझे गवर्नमेंट की जॉब का लेटर मौसूल हुआ। मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई थी। यह अल्लाह ताला की तरफ से मेरा एक इनाम था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।